हरिद्वार जेल में बंद पूर्व विधायक प्रणव सिंह चैंपियन को जेल का खाना पच नहीं रहा। जेल की रोटी खाकर चैंपियन को ऐसे लूज मोशन हुए कि शनिवार देर रात उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। जेल पुलिस की अभिरक्षा में जिला अस्पताल पहुंचे प्रणव सिंह चैंपियन को 1 नंबर वार्ड में भर्ती किया गया है। हालांकि फिलहाल चैंपियन की तबीयत में सुधार बताया जा रहा है। इस दौरान उसके परिजन भी अस्पताल पहुंचे हैं। हालांकि किसी ने भी इस मामले पर कोई भी बात करने से इंकार कर दिया। आपको बता दें कि विधायक उमेश कुमार के रुड़की स्थित ऑफिस पर 27 जनवरी को फायरिंग करने के बाद से चैंपियन लगातार हरिद्वार के रोशनाबाद जेल में बंद है। और बातचीत करने के लिए पुलकित हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पुलकित, फिलहाल कैसी हालत बताई जा रही है प्रणव सिंह चैंपियन की और कब तक उन्हें अस्पताल से दोबारा जेल वापस भेजा जा सकता है? देखिए, प्रणव सिंह चैंपियन की अगर फिलहाल तबीयत की बात करें तो अस्पताल के जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं उनका कहना है कि जब रात उनको लाया गया था तो उनकी जो है हालत उस वक्त खराब थी। हालांकि उनको जिस तरह से प्राथमिक उपचार दिया गया और 1 नंबर वार्ड में उनको शिफ्ट किया गया, उसके बाद उनको जो है उपचार दिया जा रहा है। अभी उनकी हालत सामान्य है, पहले से उनकी हालत नॉर्मल है और बहुत संभावना जताई जा रही है कि आज उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। क्योंकि कल जब अस्पताल पहुंचे थे प्रणव सिंह चैंपियन तो ये अनुमान लगाया जा रहा था कि अस्पताल से उनको हायर सेंटर रेफर किया जा सकता है अगर किसी भी तरह से स्थिति बिगड़ती है तो। लेकिन उनकी हालत सामान्य होने पर उनको आज छुट्टी दी जाएगी और हाई सेंटर उनको रेफर नहीं किया गया। देखिए, प्रणव सिंह चैंपियन पिछले लगभग 20 से 21 दिनों से हरिद्वार की रोशनाबाद जेल में बंद है। प्रणव सिंह चैंपियन पहलवान हैं, बड़े रेसलर हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, लेकिन जेल का खाना उनको नहीं पच रहा है। क्योंकि जैसे ही वो जेल में पहुंचे थे उसके 2 दिन बाद भी उनकी तबियत खराब होने की शिकायतें सामने आई थी। हालांकि जेल की ही जो मेडिसिन जो वार्ड है, जो उनकी डिस्पेंसरी है, वहीं पर उनको इलाज किया गया था, वहीं पर उनको दवाइयां दी गई थी। लेकिन अब उनकी हालत जब ज्यादा बिगड़ गई तो शनिवार की रात में उनको अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ गया है। जेल प्रशासन की ओर से जेल के जो जवान थे वो उनकी अभिरक्षा में उनको यहाँ पर भेजा गया है। फिलहाल उनका इलाज यहाँ पर चल रहा है। परिवार के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, अन्य उनके जो समर्थक उनके चाहने वाले थे वो भी पहुंचे हुए थे। लेकिन जब उनसे हमने बात करने की कोशिश की, परिवार से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने इस मामले में पूरी तरह से मीडिया से बात करने के लिए मना कर दिया है। उधर चैंपियन की तबियत अभी पूरी तरह से यहाँ पर खराब हुई थी, अब उनकी हालत सामान्य हो गई है। उधर चैंपियन जो है जमानत के लिए भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनके वकील हर तरह के ग्राउंड बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए पुलकित और विस्तार से जानकारी देने के लिए। हरिद्वार के लालडांग क्षेत्र में किसान पर हमला करने वाले गुलदार का वन विभाग ने रेस्क्यू कर लिया है। पिछले कई दिनों से क्षेत्र में गुलदार की दहशत बनी हुई थी। मंगोलपुरा गांव में गुलदार को देखे जाने पर ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी। सूचना पाकर पहुंची वन विभाग की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद खेत में छुपे गुलदार को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया। रेस्क्यू किए गए गुलदार को चिड़ियापुर रेस्क्यू सेंटर भेजा गया है। गुलदार के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। जिसके लिए हमारी पूरी टीम सुबह से यहाँ पे गश्त करने पहुँच गई और उसका रेस्क्यू अभी दिन में हमने कर दिया है। हमारी पूरी टीम, वन विभाग की टीम और ग्रामीणों के सहयोग से हमने उसका सहयोग अभी पूरा उसका रेस्क्यू अभी कर दिया है और उसको रेस्क्यू सेंटर भेजा जा रहा है। बिजली का स्मार्ट मीटर जल्द ही आपके घर पर भी लगेगा, लेकिन इसे लगाने में आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ये बात शनिवार को ऊर्जा सचिव ने साफ कर दी है। लेकिन स्मार्ट मीटर है कि सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। देखिए रिपोर्ट। सीधे सीधे आप देख रहे हैं इच्छा विधायक बहेड़ यहाँ पर प्रीपेड मीटर के खिलाफ जो मोर्चा खोला था, सीधा देख रहे हैं आप लोग प्रीपेड मीटर को तोड़े जा रहे हैं। सीधी तस्वीर आप देख रहे हैं सिग्नल न्यूज में। किच्छा से कांग्रेस विधायक तिलकराज बेहड़ ने स्मार्ट मीटर तोड़े और स्मार्ट मीटर पर सवाल उठाए। तो शनिवार को स्मार्ट मीटर पर उठ रहे सवालों पर जवाब देने और भ्रम दूर करने खुद डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी सामने आए और स्मार्ट मीटर क्यों सही है ये बताया। उन्होंने कहा कि स्मार्ट बिजली मीटर लगने से गलत बिल की शिकायतें नहीं आएंगी। मोबाइल ऐप में रोज की रीडिंग और बिजली खर्च देखा जा सकेगा। नया स्मार्ट मीटर लगने और पुराने के बदले नया मीटर लगने पर कोई फीस नहीं लगेगी। अभी पूरे प्रदेश में पोस्ट पेड मीटर लगेंगे, यानी खर्च करने के बाद बिल जमा करना होगा। अगर कोई प्रीपेड करना चाहे तो उसे बिल में 4% की छूट मिलेगी। वहीं मोबाइल ऐप के जरिए ऑनलाइन रिचार्ज किया जा सकेगा। स्मार्ट मीटर पर पब्लिक को कोई भ्रम न हो, इसलिए मुख्यमंत्री ने सबसे पहले मंत्री, विधायक, अफसरों के घर स्मार्ट मीटर लगाने को कहा है। एक इंस्ट्रक्शन तो कल ही मुझे सीएम साहब का मिला था कि सभी मान्य मंत्रीगण, सभी मान्य विधायकगण, सभी अधिकारीगण, उसमें हर स्तर के अधिकारी होंगे, सबके सरकारी आवास के साथ साथ उनके निजी आवास में भी लगाया जाए। ये इंस्ट्रक्शन मैं ऑलरेडी एमडी को दे चुका हूं
वैसे मेरे घर में मैंने लगाया है, प्रेस नोट भी जारी किया था और एमडी के घर में भी लगा हुआ है, ऊर्जा यूपीसीएल के अधिकारियों के घर में लगा हुआ है, तो चीफ सेक्रेटरी मैडम के यहाँ लगा हुआ है, जो चेयरपर्सन भी है यूपीसीएल के। ठीक है, तो अब हम सारे मंत्रीगण, सारे विधायकगण सबके घर में लगाएंगे। उत्तराखंड में 15,88,000 स्मार्ट मीटर अगले 2.5 साल में लगने हैं, जबकि अब तक करीब 24,000 मीटर लग चुके हैं। स्मार्ट मीटर पर बीजेपी और कांग्रेस भिड़े पड़े हैं। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस जनता को बेवकूफ बना रही है, तो कांग्रेस ने यही पलटवार बीजेपी पर किया और सवाल उठाया कि कौन मंत्री अफसर अपनी जेब से बिल भरता है। कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, उसको ऐसे नीतिगत निर्णयों का स्वागत करना चाहिए और जिस प्रकार से हल्की राजनीति करने का काम कांग्रेस के लोग कर रहे हैं। आखिरकार मीटर पहले भी लगते थे, मीटर आज भी लग रहे हैं। आज प्रामाणिकता के आधार पर व्यक्ति को ये अधिकार मिल रहा है कि उसका वो कितना बिजली एक दिन में कितनी खर्च कर रहा है, इसकी विशेष जानकारी उसको रहती है। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ खड़ी है, जनता के हक की लड़ाई लड़ रही है। शासन के आला अधिकारी कह रहे हैं कि मंत्रियों के आवास पर भी, अधिकारियों के आवास पे भी स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे। कांग्रेस का कहना है मंत्रियों और अधिकारियों के आवास पर जो स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगेंगे उनका रिचार्ज तो सरकारी विभाग करेंगे, जनता को तो अपने पैसे से स्मार्ट प्रीपेड मीटर रिचार्ज करना है। उत्तराखंड में बिजली के स्मार्ट मीटर लगने की शुरुआत हो चुकी है, तो अभी इस काम को अंजाम तक पहुंचने में 2.5 साल लगेंगे। वहीं ऊर्जा सचिव ने ये भी साफ कर दिया कि उत्तराखंड देश का कोई अकेला राज्य नहीं है जहां स्मार्ट मीटर लगाने का काम हो रहा है, इसलिए भ्रम न फैलाया जाए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। भारत तिब्बत सीमा इनर लाइन के लिए परमिशन बहुत आसान हो गया है। जिला प्रशासन ने ऑनलाइन परमिशन की व्यवस्था की है। इसके लिए एक वेबसाइट तैयार की गई है। प्रशासन ने यह वेबसाइट इसलिए तैयार की है कि बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान सैलानी भारत चीन सीमा से जुड़े इलाकों में घूमना चाहते हैं। ऐसे में प्रशासन ने घर बैठे ही पर्यटकों के लिए सुविधा उपलब्ध की है। इस पास के बनने से इनर लाइन क्षेत्र के घस्तौली, रत्ताकोड़ा, जंगराऊ, देवताल, माड़ा पास, कोटिंग, ग्यालडोंग, गणेश गंगा, क्यूलांग, नीति पास, अपर एमखेम, लोअर एमखेम सहित पर्वतीय कुंड का भ्रमण कर सैलानी कर सकते हैं। जब चारधाम यात्रा में लोग बद्रीनाथ धाम आते हैं तो अधिकांश लोग देवताल जाने की भी इच्छा रखते हैं, तो उसके लिए पहले एसडीएम जोशी मठ के यहाँ ऑफलाइन पासेस बनते थे, तो HDFC बैंक के CSR के माध्यम से एक हमने ऑनलाइन लिंक बनाया है वेबसाइट, जिसमें अधिकतम हम 100 लोगों को अलाउ करेंगे पर डे, तो उससे रजिस्टर करवा के लोग अपना देवताल भी जा सकेंगे, जो एक चाइना बॉर्डर का एरिया है। इसलिए हमने थोड़ा संख्या को सीमित रखा है और जैसे शासन से निर्देश प्राप्त होंगे आगे की कार्यवाही उसके अनुसार की जाएगी। चमोली में माड़ा और पिथौरागढ़ में गूंजी के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तरकाशी के मुकबा आने वाले हैं। ये भी बॉर्डर जिले का पहला गांव है। ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री उत्तरकाशी जिले में आ रहे हैं और खुद देश के प्रधानमंत्री बॉर्डर जिलों और गांवों को प्रमोट कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। 27 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तरकाशी जिले का दौरा तय माना जा रहा है। सीमांत जिले उत्तरकाशी के पहले गांव मुखबा में प्रधानमंत्री आएंगे तो मां गंगा के पूजन के साथ जहां शीतकालीन यात्रा का प्रमोशन होगा, वहीं बॉर्डर का गांव मुखबा भी प्रमोट होगा। साल 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिथौरागढ़ के आदि कैलाश आए तो बॉर्डर विलेज गूंजी को प्रमोट किया। साल 2022 में बद्रीनाथ में रात्रि प्रवास के दौरान प्रधानमंत्री चमोली जिले के माड़ा गांव पहुंचे तो बॉर्डर के आखिरी गांव को पहला गांव बताया। बॉर्डर जिले चमोली और पिथौरागढ़ के बाद उत्तरकाशी तीसरा बॉर्डर जिला है जहां प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। वहीं उत्तरकाशी जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये पहला दौरा होगा। हम लोग प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं। हमारे सीमांत गांवों में जो प्रधानमंत्री जी का आना हो रहा है, ये हमारे उत्तराखंड टूरिज्म के लिए बहुत ही एक वरदान के रूप में जो है साबित हो रहा है। और इस समय माननीय प्रधानमंत्री जी जो हैं इस समय मुखबा आ रहे हैं। बहुत ही अलग जगह है, लकड़ी के मकान बने हुए हैं। प्रधानमंत्री जी को बहुत पसंद आएगा निश्चित रूप में मुखबा, और उसको टूरिज्म में हम आगे बढ़ाएंगे। प्रधानमंत्री लगातार उत्तराखंड के बॉर्डर विलेज को प्रमोट कर रहे हैं तो इसका फायदा लोकल पब्लिक को भी मिल रहा है।
वाइब्रेंट विलेज से लेकर टूरिज्म स्पॉट तौर पर गाँव का प्रमोशन हो रहा है। यही वजह है कि पहली बार उत्तरकाशी आ रहे प्रधानमंत्री के दौरे से बड़े प्रमोशन की उम्मीदें हैं। ये वास्तव में जनपद उत्तरकाशी के लिए एक बड़ी खुशखबरी है और मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं, स्वागत करता हूं कि वह जनपद उत्तरकाशी के सबसे दूरस्थ क्षेत्र में, मैं कहूंगा वाइब्रेंट विलेज में वह आ रहे हैं और उनकी उपस्थिति से जनपद उत्तरकाशी नहीं बल्कि ये चारों धामों में एक बेहतर होने की उम्मीद है और उनके जो विजन है वो वहाँ पर जो शीतकालीन जो यात्राएं हैं उसको बढ़ाव के लेकर और केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में प्रधानमंत्री के बार बार आने का असर यात्रा पर पड़ा है। वहीं उत्तराखंड के बॉर्डर जिलों में प्रधानमंत्री के आने का फायदा देश के पहले गांवों को मिल रहा है। अब इसके और आगे बढ़ने की उम्मीदें हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग करने वालों पर कार्रवाई की है। श्यामपुर कांगड़ी में 6 बीघा जमीन पर अवैध रूप से की जा रही प्लॉटिंग को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। यहां नियमों को ताक पर रखकर प्लॉट काटे जा रहे थे। प्राधिकरण की ओर से भी नोटिस दिए गए थे, बावजूद इसके काम न रोके जाने पर एक्शन हुआ है। अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलने से भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण ने अवैध प्लॉटिंग पर बुलडोजर चलाकर कब्जा हटाया। एचआरडीए ने 5 भूमाफियाओं द्वारा विकसित की जा रही अलग अलग जगहों पर करीब 63 बीघा जमीन को मुक्त कराया है। बता दें कि एचआरडीए के कई बार नोटिस के बावजूद भूमाफिया नियमों के खिलाफ कॉलोनी काट रहे थे। इसके बाद एचआरडीए ने बुलडोजर से अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। रुड़की से खबर आ रही है, जहां पर सिविल लाइन इलाके में कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप और पर्स चोरी करने का मामला सामने आया है और चोरी की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से चोरी की घटना यहां पर कैद हुई है। कार का शीशा तोड़कर चोरी की गई है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। मामले की जांच में पुलिस की टीम जुटी हुई है। कोटद्वार पुलिस ने ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को ठगने वाले गैंग का पर्दाफाश किया। आरोपी डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगी करते थे। पुलिस ने ऐसे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी पहले ऑनलाइन डेटिंग ऐप के जरिए लोगों को डेट पर बुलाते थे और फिर उनके अश्लील वीडियो बनाकर अपने जाल में फंसाते थे। इस दौरान इनका एक साथी पुलिस की वर्दी में आकर लोगों को डरा धमकाकर ज्वेलरी और रुपए वसूल लेता था। वहीं पुलिस ने शिकायत के बाद कार्रवाई की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और आरोपियों से ज्वेलरी और 2 तमंचे भी बरामद किए हैं। ग्राइंडर नामक एक ऐप के माध्यम से ये लोगों से संपर्क करते थे। संपर्क करने के उपरांत लोगों को डेट्स पे बुलाते थे और डेटिंग के नाम पर ये अपने आप को पुलिस का अधिकारी प्रोजेक्ट करते हुए पुलिस की यूनिफॉर्म्स दिखाते थे। वह पुलिस के नाम पर लोगों से एक्सटॉर्शन का कार्य कर रहे थे और सघन चेकिंग के उपरांत इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनसे रिकवरी में कुल 2 तमंचे व कारतूस बरामद किए गए हैं। उत्तराखंड में कानून व्यवस्था को सख्त बनाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में है। यूपी से सटे जिलों में पुलिस खास प्लानिंग के तहत काम कर रही है ताकि देवभूमि के शांतवादियों को कोई अशांत न कर पाए। देवभूमि में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मित्र पुलिस एक्शन मोड में है। बीते 1.5 साल में पुलिस और अपराधियों के बीच लगातार मुठभेड़ हो रही है। पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 70 बदमाश इन मुठभेड़ों में घायल हुए हैं और 2 कुख्यात बदमाश पुलिस एनकाउंटर में मारे भी गए हैं। ये सभी एनकाउंटर उत्तर प्रदेश से सटे जिले हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर में देखने को मिले। लगभग 10 मामले ऐसे आए जिसमें वन तस्कर और नशा तस्करों को गिरफ्तार करने के दौरान उन कुख्यात अपराधियों के द्वारा पुलिस पर फायर किया गया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी उन पर फायर किया गया जिसमें उन्हें गोली लगी और उसके उपरांत उन्हें गिरफ्तार किया गया।
ऐसा कोई भी अपराधी जो उत्तराखंड या उधम सिंह नगर में अपराध करता है और पुलिस पर हमला करता है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के एक्शन का सबसे ज्यादा असर ड्रग तस्कर, वन्य जीव तस्कर और गो तस्करों पर पड़ा है और पुलिस की ये मुठभेड़ भी ज्यादातर ऐसे ही बदमाशों से हुई है। वहीं पुलिस आगे भी क्राइम के खिलाफ सख्त एक्शन की बात कह रही है। जो उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हुए हैं, अपराधियों का मूवमेंट कभी कभी नोटिस किया जाता है, तो यहाँ पर एसएसपी को सख्त निर्देश रेंज की तरफ से दिए गए हैं कि ऐसे अपराधी जो यहाँ पे पनाह लेने की कोशिश करते हैं उनको ट्रेस आउट करें, प्रॉपर चेकिंग करें। जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं या ऐसे लोग जो इन लोगों को जो आश्रय देते हैं अपने जगह पे, वहाँ पे छापेमारी की जाए, प्लस उनके खिलाफ में कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में उत्तर प्रदेश से सटे इलाकों में क्राइम का ग्राफ कम करने और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है और ताबड़तोड़ कार्रवाई भी इसीलिए कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। पहाड़ों में एक बार फिर से मौसम बदला है। चक्राता के लोखंडी में बर्फबारी हुई है। बर्फबारी का पर्यटन मजा ले रहे हैं। वहीं स्नोफॉल होने से पर्यटन कारोबारी और किसान दोनों ही खुश हैं। बर्फबारी के बाद पर्यटन कारोबार बढ़ने की उम्मीद है। वहीं किसान भी बर्फबारी का इंतजार कर रहे थे ताकि उनकी फसलों को फायदा मिल सके। चक्राता की ऊंची चोटियों ने एक बार फिर बर्फ से फरवरी के महीने में बर्फ की चादर ओढ़ ली है। बारिश भी नहीं हुई, डायरेक्ट बर्फबारी शुरू हो गई। बाकी काफी अच्छी बर्फबारी हो रही है, बहुत अच्छी, और मजा आ गया है। क्योंकि टूरिस्ट वगैरह भी सब लोग का यही कहना था कि बर्फबारी कब होगी। तो हम उनको भी ये संदेश देना चाहते हैं कि लोखंडी में, चक्राता में बर्फबारी शुरू हो गई है। पिथौरागढ़ में मौसम के मिजाज में अचानक बदलाव देखने को मिला है। कुछ निचले इलाकों में जहां हल्की बारिश हुई, वहीं ऊपरी इलाकों में एक बार फिर बर्फबारी हुई है। मुनस्यारी समेत दारमा और व्यास घाटियां सफेद चादर ले लिपटी नजर आई हैं। मुनस्यारी में बर्फबारी होने से सैलानियों के चेहरे खिल गए। मौसम बदलने से पहाड़ों में ठंड एक बार फिर लौट आई है। पहाड़ों में लंबे समय से बारिश का इंतजार हो रहा था, लेकिन बदले मौसम का असर सिर्फ ऊंचे इलाकों में भी दिखाई दिया। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में भी जमकर बर्फबारी हुई। यहां औली, बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब में बर्फ गिरी है। सुबह धूप खिली थी, लेकिन अचानक दोपहर बाद मौसम बदला और बर्फबारी होने लगी। कई जगहों पर यह बर्फबारी हुई है। प्रशासन की टीम को शनिवार को बद्रीनाथ धाम का दौरा करना था, लेकिन बर्फबारी की वजह से प्रशासन की टीम वहां पर नहीं पहुंच पाई। और ये 3 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। चमोली, पिथौरागढ़ और चक्राता की ये 3 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं किस तरीके के हालात वहां पर बने हुए हैं। पहाड़ों पर दोपहर बाद मौसम जो है बदल गया है। बुरांश राज्य वृक्ष तो है ही, इसके लिए ये पहाड़ के जीवन से भी जुड़ा है और रोजगार का भी जरिया है। आमतौर पर कई बार बुरांश पर जलवायु परिवर्तन का असर देखा गया है। इन दिनों पहाड़ के जंगलों में बुरांश अपनी लालिमा बिखेरने लगा है। पहाड़ों के जंगलों में ये लालिमा बुरांश के फूलों की है। बुरांश के फूल खिलने से पेड़ लदगद होने लगे हैं और अपनी रंगत बिखेरने लगे हैं। नैनीताल के आसपास के जंगलों में चटक रंग की दमक ऐसी छाई है कि जंगल मनमोहक दिखने लगे हैं। उत्तराखंड के जो हम कहेंगे कि संस्कृति और उसके पर्यावरण का एक हिस्सा है बुरांश, जिसे हम सब लोग रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम के नाम से जानते हैं। और ये लाल जो इसका फूल होता है वो बहुत बढ़िया सा लगता है। उसके लाल कलर के पेटल्स जो हैं अपनी खूबसूरती से पूरे जंगल को लाल कर देते हैं और उत्तराखंड के जो जंगल हैं उसकी एक निशानी के रूप में जाना जाता है। और जो हमारा बसंत का महोत्सव आता है, बसंत में ये बिल्कुल जंगल को लाल कर देता है। बुरांश औषधीय गुणों से भी भरपूर है और इसके फूलों का जूस कई बीमारियों से लड़ने की भी शक्ति देता है। वहीं बुरांश आज पहाड़ पर रोजगार का भी जरिया है, क्योंकि इसके औषधीय गुणों के कारण लोग इसके जूस को काफी पसंद करते हैं। क्योंकि उसमें विटामिन बहुत ज़्यादा है, चाहे विटामिन ए है, बी, सी है, कंप्लीट है उसमें। और कार्डियक जो प्रोटेक्टिव है, विटामिन है, और उसमें बहुत सारा कोएंजाइम है, तो उससे बॉडी में एक तो मिनरल मिलेगी और दूसरा जो है हमारा हार्ट जो है का प्रोटेक्शन, हार्ट अटैक नहीं पड़ेगा उससे।
तो बॉडी के लिए बहुत अच्छा है ये। नैनीताल में बुरांश के फूल पर्यटकों को भी खूब पसंद आ रहे हैं। इसे देखने के लिए सैलानी जंगलों का भी रुख कर रहे हैं। नैनीताल से न्यूज़ 18 के लिए वीरेंद्र विष्ट की रिपोर्ट। तो किस तरीके से बुरांश के फूल और तमाम चीज़ों के बारे में लगातार जानकारियां दी जा रही हैं। और यहां पर बड़ी खबर, फायर सीजन के शुरू होते ही फ्रंट लाइन पर काम करने वाले वन विभाग के कर्मचारी धरने पर बैठ गए हैं। चक्राता वन प्रभाग के दफ्तर पर वनारक्षी अपनी मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर धरने पर बैठे हुए हैं। प्रदर्शनकारियों की मांग है कि वन सेवा नियमावली 2016 को पहले की तरह लागू किया जाए। इसके साथ ही वन बीट अधिकारियों को आवासीय भत्ता भी मिले, वहीं पुलिस कर्मियों की तरह 1 महीने का अतिरिक्त वेतन भी मिले। जैसे हमारे पुलिस प्रशासन के कर्मचारी हैं, उनको 13 महीने की सैलरी दी जाती है, तो इसी प्रकार हम भी है, हम वन विभाग के ये रेट की हड्डी कहे जाते हैं। न्यूनतम स्तर मतलब जो हमारा फॉरेस्ट गार्ड पद है, तो अगर हमें कहा जाता है कि हम वन विभाग की रेट की हड्डी हैं, तो हमें माना भी जाए ना, हमारी मांगे फिर क्यों नहीं पूरी की जाती है। 24/7 की हमारी ड्यूटी होती है, इसी तरह पुलिस प्रशासन के कर्मचारी की भी होती है, लेकिन उनको बजाय उनको दी जा रही तनख्वाह वो 13 महीने की सैलरी, तो हमें भी मिलनी चाहिए। वो कोई भी व्यक्ति धरने में बैठ सकता है, कोई भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर सकता है, लेकिन सरकार नियमों के अनुकूल काम करती है। नियमों में प्राविधान है 66% आपको बाई प्रमोशन भरी जाएंगे पद, और 33% पदों को प्रमोशन से भरा जाएगा, वो डायरेक्ट लिया जाएगा। वो जब तक नियमावली में 66-33 का प्राविधान है, सरकार उसी का पालन करेगी। हरिद्वार के सती घाट पर 170 लावारिस मृतकों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। एक सामाजिक संस्था की टीम ने कनखल के सती घाट पहुंचकर विधि विधान से लावारिसों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर उनकी आत्मा की शांति की कामना की। दिल्ली के शमशान घाटों पर बड़ी संख्या में लावारिस अस्थियां पड़ी रहती हैं, जिनको आज हरिद्वार गंगा में विसर्जित किया गया है। जोशीमठ आपदा आने के बाद अभी तक सुरक्षा संबंधी काम शुरू नहीं हुए हैं, जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। वहीं प्रशासन जल्द काम का दावा कर रहा है। जोशीमठ नगर में 2 जनवरी 2023 में दरार पड़ने की घटना के बाद आज भी हालत जस के तस है, क्योंकि 2 साल बीत जाने के बाद भी नगर में सुरक्षात्मक सीवर, नालों का निर्माण और ड्रेनेज का काम अभी तक शुरू नहीं हो पाया है, जिसकी वजह से लोगों में आक्रोश दिखाई दे रहा है। 23 में जोशीमठ भूदसाव की जो आपदा आई थी, उसके पश्चात लगभग 2 साल का समय बीत चुका है, और अभी तक उस भूदसाव के संदर्भ में जो भी नीतियां बनी हो, जो भी DPRA बनी हो, अभी तक धरातल में कुछ भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और वार्ड नंबर 1 गांधीनगर का रहने वाला हूँ। 2023 से स्थिति बराबर बनी, और जिसमें कि अभी तक शासन ने कोई भी चीज़ का ठोस कदम नहीं लिया है, और हमारे जो 2 कमरे का पेमेंट हो रखा है, बाकी उसी टूटे फूटे घर पर हम रहते हैं, और ना ही हमारे पास कहीं रहने की लायक जमीन है, न जा सकते हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि लगभग 217 परिवारों को मुआवजा दिया जा चुका है, और जल्द ही केंद्र सरकार की ओर से 5 करोड़ रुपए मिलने वाले हैं, जिससे अलकनंदा नदी का ट्रीटमेंट, ड्रेनेज और सीवर के काम किए जाएंगे। इस पे शासन स्तर पर भी होमवर्क हो रहा है, और जो पहली किस्त है वो शायद आएगी, और जो हमारा ट्रीटमेंट वर्क है और जो ड्रेनेज सिस्टम पे वर्क होना है, वो काम जल्दी ही शुरू होंगे, ऐसी आशा हमें करते हैं। 2 साल से सुरक्षा के इंतजार में नगर वासियों को एक बार फिर से आश्वासन मिला है कि जल्दी सुरक्षात्मक कार्य शुरू हो जाएंगे, लेकिन अब देखना होगा कि धरातल पर जोशीमठ का नक्शा कब तक बदलता है। न्यूज़ 18 के लिए चमोली से नितिन सेमवाल की रिपोर्ट।